नमस्कार and वेलकम यू ऑल अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्फ्लेशन के बारे में बात करी और यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया नेहरू का और द कोरियन वॉर का। नाउ इसको लेकर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है कि पीएम मोदी को क्या यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहिए था या नहीं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा क्या है, इशू क्या है। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो है ये आप देखिए, उसके बाद ही बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको दूंगा तो आप समझ पाएंगे सब कुछ। और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए, आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया।
लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने सुना इस वीडियो क्लिप में हमारे प्राइम मिनिस्टर प्राइमरली बात कर रहे थे इन्फ्लेशन रेट के बारे में और किस तरीके से भारत जब इनिशियली आज़ाद हुआ था तब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन्फ्लेशन मैनेज नहीं कर पाए थे, हाथ खड़े कर दिए थे। मगर आज के समय अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी जो करंट गवर्नमेंट है इन्फ्लेशन ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। नाउ पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है बिल्कुल 5% के आसपास ही रहा है। आप अगर रिसेंटली देखो, आप अगर 12 महीने का डेटा देखो तो बिल्कुल जैसे पीएम मोदी कह रहे थे कि 5.2% के आसपास रहा है। 5 मंथ का डेटा आप अगर देखो तो उसमें हल्का सा एक स्पाइक आया है 5.5 के आसपास। मगर आने वाले समय में मैं कहूँगा इन्फ्लेशन भारत की सरकार के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन के आने वाली है। ये बात खुद कह चुकी है मेजर इंडियन कंपनीज, क्योंकि दुनिया भर में ये हम देख रहे हैं, चाहे यूएस हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इवन चाइना हो, इन्फ्लेशन से लोग थोड़ा बहुत अब इफेक्टेड फील कर रहे हैं। इस सब के बीच में पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हमने अब तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, जैसे उन्होंने कहा कि यूपीए के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, 10% के आसपास पे थी, उससे भी आगे निकल गई थी, वहां तक हम इन्फ्लेशन को जाने नहीं देंगे। वी आर वर्किंग ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड करूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो डिबेट है बस इन्फ्लेशन को लेके ही हो रहा था कि पीएम मोदी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर। पीएम मोदी बेसिकली यहाँ पर रिप्लाई कर रहे थे टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन लोकसभा। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 87 है उसमें यह बात लिखी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल एड्रेस करेंगे टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोनों हाउसेस इकट्ठा होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पीच देते हैं और ये स्पीच आप कह लीजिए गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट टाइप का ही होता है। और इस स्पीच के बाद सरकार को, जो अभी मतलब गवर्नमेंट पावर में है, इनको पास करना होता है हाउस में मोशन ऑफ थैंक्स। इसके लिए वोटिंग होती है, मेजोरिटी के साथ इसको पास करना होता है। ये एक तरीका होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कह लीजिए एक तरीका इसलिए भी बनाया गया है ताकि इंश्योर किया जाए कि अभी के लिए लोकसभा में सरकार के पास कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, सारे एमपी इनके साथ में है ना, तो ऐसे थोड़ा सा ये भी चेक हो जाता है। और साथ ही साथ एक ये तरीका भी है प्रेसिडेंट के स्पीच को थैंक्स करने का। तो मोशन ऑफ थैंक्स के स्पीच के दौरान पीएम मोदी जी ने इन्फ्लेशन पर प्राइमरली यहाँ पर बात करी, मगर पीएम मोदी ने प्राइमरली यहाँ पर यह मेंशन किया कि नेहरू जी के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, इन्होंने कुछ किया नहीं। हमारे टाइम में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, कोविड-19 पैंडेमिक, यूएसए ने रिकॉर्ड लेवल पर डॉलर छाप दिए हैं। यूएसए ने पैंडेमिक के बाद जो टोटल डॉलर्स है सर्कुलेशन के, उसके 40% छापे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के राज में, दोनों के राज में मैं कहूँगा बहुत ही बड़े स्केल पर यूएसए ने लगातार डॉलर की प्रिंटिंग करी है। और जिस दिन ये प्रिंटिंग रुक गई, अचानक से मैं कह रहा हूँ एक सडन इन्फ्लेशन आएगी, उसी झटके का आज के समय पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। तो इस बीच दुनिया भर में इन्फ्लेशन आई है मगर इंडिया ने कंट्रोल कर दी। तो पीएम मोदी ने यह कहा कि जिस तरीके से नेहरू ने अपने स्पीच में, और बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्पीच है जवाहरलाल नेहरू का, किस्मती से हम फंस गए, किस किस मुसीबत में, किस किस परेशानी में, और उधर आगे न बढ़ सके। और सब में बड़े रंज की बात ये हुई कि आज़ादी आई, सियासी आज़ादी आई, लेकिन जो आज़ादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला जरूर, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला। और काफी परेशानियां आप लोगों के और हिंदुस्तान के रहने वालों की रहीं, काफी परेशानियां आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से चीजों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, एक दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई। और आप परेशान हुए और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो। और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीज़ों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात है। तो यहाँ पे आपने सुना हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई हुई, लोगों ने शिकायत करी और शिकायत करना बनता भी है। कभी कभी इंटरनेशनली बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोरिया में वॉर हो गई और ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की वॉर के बारे में बात कर रहे हैं।
जहाँ पर यूएस और यूएसएसआर का भी काफ़ी बड़ा रोल था, और ऑफ कोर्स यूएस में जिस तरीके से इन्फ्लेशन आई है उसका भी एक असर था यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि वो सब का इम्पैक्ट इंडिया में भी आया है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू की एरा कितनी बड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू ऑलमोस्ट 18 साल तक हमारे देश के पीएम रहे थे। जी हाँ, 18 साल पीएम मोदी रहे हैं अभी तक, लगभग आप कह सकते हैं 7.5 साल के आसपास। और जो ये 17-18 साल का एरा था और जवाहरलाल नेहरू, ये शुरू हुआ था 1950 में और ये चला 1964 में। और जो कोरियन वॉर जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये चली थी 1950 से लेकर 1953 तक। और 1950s में देखिए बिल्कुल दुनिया भर में एक इन्फ्लेशन का स्पाइक आया था। दुनिया भर में देखा गया कि एक के बाद एक जो इवेंट्स हो रहे थे उसकी वजह से बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ी थी। उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखा गया। और इंडिया में देखो लोगों को कष्ट इसका ज़्यादा हुआ क्योंकि दुनिया में पावर्टी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की पावर्टी इंडिया में थी। एक यंग इंडिया में थी, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में थी। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जब टेन्योर खत्म होने वाला था तब रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो गई थी। 1950s तो मैं कहूँगा कष्टदायी थे। उसके बाद 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। फिर 1965 में पाकिस्तान का भी एक युद्ध स्टार्ट हो गया जिसकी आशंका के एक वॉर स्टार्ट होने वाली है 1964 के आसपास हो ही गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू का जो टेन्योर जब ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था तब देखा गया कि 13.36% की इन्फ्लेशन भी देश ने देखी थी। बड़े स्केल पर वॉर फैमाइन का इफेक्ट देखा गया पूरे देश पर। इट वॉज अ बैड टाइम। और उसके बाद 1960s में कई सालों तक इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई लेवल तक रही थी। तो पीएम मोदी आप अगर देखें टेक्निकली गलत नहीं कह रहे जब ये कहते हैं कि प्रॉब्लम तो देखिए करंट गवर्नमेंट के सामने भी आई है, प्रॉब्लम उस टाइम की गवर्नमेंट के सामने भी आई थी। करंट गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर दी, उस टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं करी गई और ये बात पीएम ने भी एक्सेप्ट कर ली। मगर यहाँ पे हमको देखना होगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, पीएम मोदी महंगाई को कंट्रोल कैसे कर पाए हैं। देखिए इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा टैक्टिकल मूव है। ये पीएम मोदी की सरकार ने किया था मार्च 2016 में। मार्च 2016 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है इसमें एक संशोधन लाया गया, एक अमेंडमेंट यहां पर लाई गई और पहली बार इन्फ्लेशन टारगेट पकड़ा दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इनको यह कहा कि तुम नोट छापते हो, करेंसी छापते हो, इस दौरान तुमको यह भी इंश्योर करके रखना है कि इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6% के बीच में रहनी चाहिए। 6% के ऊपर इन्फ्लेशन किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। ये जो मूव है, देखिए ये जो ऑप्शन थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो नेहरू जी के पास थी नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास उस लेवल की इकोनॉमिक्स थी नहीं, रिजर्व बैंक उतना पावरफुल था नहीं, हमारे उतने आप कह लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। मगर मैं करंट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये काम नहीं किया गया। मोदी जी ने 2014 में पावर संभाली और 2016 में जो ये आरबीआई का निर्णय लिया गया उसके बाद देखा गया है कि जेन्युइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है। और फूड इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो आदमी महीने के 15,000 रुपये 20,000 रुपये उससे भी कम कमाता है उसको अच्छे से चुभती है इन्फ्लेशन। दूध के दाम बढ़ते हैं, जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, एक एक चीज वो आदमी फील करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बिल्कुल करंट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मगर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आज के इंडिया के पास जो सुविधाएं हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट से कंपेयर करना ठीक है, जस्ट है? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स, जिसके अंदर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटैम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।